नमस्कार। आइए देखते हैं बाल गोविंद भगत पाठ की व्याख्या। यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब है किसी व्यक्ति की आकृति, स्वभाव और विशेषताओं का शब्दों द्वारा चित्रण। और इसके लेखक है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक इसमें एक विलक्षण चरित्र माने एक उत्कृष्ट, अनोखा, एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं और उनका नाम है बाल गोविंद भगत। और भगत जी कैसे हैं? वे मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। प्रतीक माने सिंबल। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों माने सोशल कस्टम्स पर भी प्रहार करता है। इस पाठ के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी हमें देखने को मिलती है। तो आइए मिलते हैं पाठ के मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत से। तो ये दिखते कैसे हैं? देखिए, ये मंजोले कद के हैं, गोरे चिट्टे हैं और उम्र 60 के ऊपर। चेहरा कैसा है? सफेद बालों से जगमग है और केवल एक लिंगोटी पहनते हैं और सिर में क्या टोपी है, वो भी कबीर पंथियों की सी टोपी। और फिर क्या है, जाड़े में एक कंबल जरूर पहन लेते हैं और मस्तक पर देखिए चंदन है, रामानंदी चंदन, और गले में क्या है, तुलसी की माला। तो ये सब सुनने से क्या आपको लगते हैं कि ये साधु थे? नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। बेटा है घर में, पुत्र वधू है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है और एक साफ सुथरा मकान भी है। लेकिन बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले माने साधु कहने योग्य थे। क्यों? इसका उत्तर देखिए। तो यहीं पर आपको एक मुख्य सवाल का जवाब मिल रहे हैं। सवाल क्या है? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो कारण क्या है? वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे और किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में नहीं करते थे। अपने पास जो कुछ भी है उसी से काम चलाया करते थे और अपने खेत में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर सबसे पहले कहाँ जाते थे? कबीर के दरबार में, और वहीं से प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। तो इस तरह भगत जी अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। लेखक कहते हैं कि इनकी एक और बहुत बड़ी विशेषता थी। क्या है? गाने की क्षमता। क्षमता माने टैलेंट, सामर्थ्य। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। तो आइए देखते हैं इनकी इस खूबी का गांव वालों पर क्या असर पड़ते थे। देखिए, आषाढ़ का महीना है, इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जा सकता है। पूरे गांव वाले कहाँ है? खेतों में है, हल चल रहे हैं, रोपनी हो रही है, ठंडी हवा है, पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। और बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? वे भी अपने खेत में है, पूरे शरीर में कीचट है और वे भी अपना काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ वे गा भी रहे हैं। और गाते हैं तो पूरा माहौल प्रभावित हो जाता है। लेखक कहते हैं कि भगत के गायन में एक जादू था, मैजिक था। खेत में काम करने वाली महिलाएं भी साथ गाने लगती थी और सभी लोग गीत सुनकर अत्यंत उत्साह के साथ अपने अपने काम करने लगते थे। भगत का ये संगीत है या जादू? ये देखिए, भादों की रातों में भगत जी अपनी खंजड़ी बजाकर गा रहे हैं और अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर लोग उसी तरह चौंक उठते थे जैसे रात में बिजली चमकने से लोग चौंकते हैं। सारा संसार सो रहा है लेकिन भगत जी गा रहे हैं, उनका संगीत जाग रहा है, लोगों को जगा रहा है। आइए देखते हैं कार्तिक महीने में भगत जी की दिनचर्या। कार्तिक महीना आते ही भगत की प्रभातियां शुरू होती है। प्रभातिया मतलब प्रभात के समय गाए जाने वाले गीत। वे सवेरे उठते थे, नदी में स्नान करते थे, फिर गांव के बाहर एक तालाब के पास अपनी खंजड़ी लेकर बैठकर अपना गाना शुरू करते थे। तो एक बार उनका ये संगीत सुनकर लेखक उन्हें ढूंढते वहां गया। देखा कि माख की किटकिटाने वाली भोर में वे सिर्फ एक कंबल ओढ़कर बैठे हैं और गाते गाते लगातार खंजड़ी बजा रहे हैं। देखते हैं गर्मियों के दिन भगत जी क्या करते थे। उनके गीतों से गर्मियों की शाम शीतल हो जाती थी। वे करते क्या थे? वे अपने आंगन में बैठ जाते थे और गांव वाले भी जम जाते थे।
भगत जी गीत गाते थे और बाकी लोग उसे दोहराते थे। धीरे धीरे सबका स्वर ऊंचा होने लगते थे और फिर क्या, भगत जी बीच में खंजड़ी लिए नाचने लगते थे और उनके साथ बाकी लोग भी। इस तरह पूरा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत होते थे। उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा था। बेटा कुछ सुस्त और बोदा सा था, मतलब थोड़ा डल, कमजोर, कम अक्ल वाला। उसकी शादी कराई थी। पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी। जब गाँव वालों ने सुना कि भगत का बेटा मर गया है, सब उनके घर गए। वहाँ क्या देखा कि बेटे के मृत शरीर को एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़ा डाल रखा है। कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखरा दिए हैं। सिर के पास एक चिराग जल रहा है। फिर क्या, सामने ज़मीन पर बैठकर भगत जी गा रहे हैं। वही पुराना सुर, वही तल्लीनता। पुत्रवधू रो रही है, लेकिन भगत तो गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी बहू के पास जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। भगत के अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है। मतलब भगत जी मृत्यु को आत्मा परमात्मा के मिलन का शुभ अवसर मानते थे। भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई। मतलब भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में कोई आडंबर नहीं किया। बेटे की चिता को बहू से आग दिलाई। बाद में बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ बहू को भेज दिया। साथ में यह भी कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। बहू भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत ने मना किया। कहा कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बच्चों देखिए, यहाँ पर बाल गोविंद भगत एक समाज सुधारक के रूप में, विधवा विवाह के समर्थक के रूप में हमारे सामने आते हैं। भगत हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। घर से खाकर जाते थे और फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। वे रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते गाते चलते थे। प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। इस लंबे उपवास में भी मस्ती से गाते थे। लेकिन इस बार गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, बुखार आने लगा। लेकिन दिनचर्या तो वही, गीत गाते रहना, स्नान करना, खेती बाड़ी करना आदि। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लेकिन ये दिनचर्या बदलने वाली नहीं थी। कुछ नहीं बदला, कमजोरी बढ़ती गई। उस दिन संध्या में गीत गाए, लेकिन मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। सवेरे लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा। क्या देखा? देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका मृत शरीर पड़ा है। उनका निधन हो चुका था। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। तो आशा है पाठ की व्याख्या के बाद पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास और MCQ वीडियोस के साथ साथ 10वीं कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या, प्रश्नोत्तर और MCQ वीडियोस भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।